हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। पहली बार में डिफिकल्ट लगता है, फिर धीरे धीरे आसान लगेगा। दो इनइक्वालिटीज़ होती है, इस तरह की और इस तरह की। दोनों इनइक्वालिटी में आपको हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करवाते हैं। पहली बार में हम बोलते हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, रिमेनिंग साइड, एंड इन एनी ट्रायंगल द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द रिमेनिंग थर्ड साइड। इसको अपन यूज़ करते हैं ट्रायंगल लॉ में। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे ट्रायंगल कैसे बनता है हमने कल पता करा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो अपन पॉइंट प्लॉट करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, वैसे ही प्लॉटिंग आप वेक्टर्स में भी करोगे अगर, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो भी सेम होता है, मैथमेटिकली एडिशन जो होता है। एक्स वाला टर्म एक्स के साथ आता है, वाई वाला टर्म वाई के साथ आता है। सेम हैपेंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ। तो हमने बोला कि इनका जो मैथमेटिकल एडिशन है अगर वो सेम है तो ज्योमेट्रिकल एडिशन भी सेम होगा। तो वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल एडिशन अपन कैसे करते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ से, एक पैरेललोग्राम लॉ से। मैं आपको सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ सिखाऊंगा। पैरेललोग्राम लॉ में हम ऐसा करते हैं, एक पी वेक्टर है एक क्यू वेक्टर है, तो दोनों का एडिशन ये डायगोनल होता है लंबा वाला, और दोनों का डिफरेंस होता है ये दूसरा वाला डायगोनल। इज दैट ओके? तो हमने बोला था उस समय कि यहाँ पर एक वेक्टर बनाते हैं अपन, वेक्टर सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं z1। z1 इज x1 y1, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड z1। और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा x2 y2, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये मॉड z2। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो अपने को निकालते आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बन रहा है ना उसका भी मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबा वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। और इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, आप मॉड ले लो चुपचाप। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है पी ओ आर या ओपीआर। ओपीआर ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये वाला ओपीआर ट्रायंगल है, इसमें सम ऑफ टू साइड्स करो आप। सम ऑफ टू साइड्स लोगे आप अगर, तो क्या आ जाएगा, ओपी प्लस ओ आर। कोई भी दो साइड ले लो, मैंने ये वाली दो साइड ले ली ताकि अपने पास ट्रायंगल का जो मैंने बताया था इनइक्वालिटी वो बन जाए। ये बनाने के लिए मैंने मॉड z1 मॉड z2 को एक तरफ रखा और यहाँ पे बीच में लंबा वाला डायगोनल रखा ताकि हमको वो वाला रिजल्ट मिल जाए। तो ये वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। फिर हमने दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, दूसरा वाला फिगर लिया पैरेललोग्राम। इस फिगर में आप देखोगे कि ये वाला जो डायगोनल है इट रिप्रेजेंट z1 माइनस z2। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स दिस एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब दिस। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ट्रायंगल में, इक्वल टू नहीं होता है। इक्वल टू हो गया तो फिर वो ट्रायंगल ही नहीं होगा। किसी भी ट्रायंगल में ऐसा कभी नहीं होता है कि दो साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे इक्वल अपन ने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें अपन इक्वालिटी वाला केस कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर ट्रायंगल नहीं भी बन पाया तो भी हमें कोई खास दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। हम ट्रायंगल थोड़ी ना होता बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील कर रहे हैं। और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स भी सेम। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ दो आ जाते हैं, पहला और दूसरा। आपको एक खास बात बताता हूँ, इसको याद करना है तो बड़ा आसान है। आरएचएस दोनों का सेम है, मॉड z1 प्लस मॉड z2, मॉड z1 प्लस मॉड z2। एलएचएस भी दोनों का सेम है, दिखाई दे रहा, बीच का आइटम बस चेंज, बीच में चेंज है बस, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, तो याद तो रह सकता है अपने को। बस अपने को ये देखना है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, है ना। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी वो देखना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। यहाँ तक आपने आई होप लिख लिया होगा। तो देखिए इक्वालिटी कब होल्ड करती है, लिखिए मेरे साथ साथ, व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड। देखिए इक्वालिटी होल्ड करती है, पहली बात तो जो अपने पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो मैं दोबारा से कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यही का यही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी 1 एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी 2। क्या होता है ना कि ये वाली इनइक्वालिटी जो होती है, ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी, इन दोनों की तरफ देखो आप।
यहाँ पे हमेशा इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी अगर होल्ड कर रही है बाय चांस, मतलब ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड, मतलब वही z1 प्लस z2 का मॉड लिखा हुआ है। ये वाली चीज इक्वल हो गई अगर, तो क्या होगा, जनरली तो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, है ना, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन अगर इक्वल आ गया तो इट इज नॉट अ ट्रायंगल, उस केस में क्या हो जाता है, z1 z2 z3 z1 और z2 दो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। अब कोलिनियरिटी ना दो तरीके की होती है, दो तरीके की कोलिनियरिटी होती है। पहली कोलिनियरिटी होती है ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन। मान लो कि ये z1 जो है और z2 जो है वो दोनों कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है और ओरिजिन के साथ एक लाइन में है, ठीक है। एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के दोनों ऊपर है, दिख रहा है आपको। अगर ऐसा हुआ तो आप आराम से देख पाओगे कि ये वाला वेक्टर है z1 का वेक्टर, ब्लैक वाला, और ये रेड वाला वेक्टर जो है वो z2 का वेक्टर। क्या आपको ये चीज फिजिक्स में पढ़ाई गई होगी, डेफिनेटली पढ़ाई गई होगी कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो यू कैन ऐड देम डायरेक्टली। फिर आपको वो आई कैप जे कैप नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली उनको ऐड कर दो एंड वी हैव द डायरेक्शन। मतलब आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। वैसे तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, याद है ना पूरा। फिर 2ab cos थीटा आता था, तो उसमें जो cos थीटा आएगा वो जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है। खैर, अगर दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है आपको तो वैसे तो फ्री वेक्टर है, आप इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं ना सेम डायरेक्शन में। अगर मान लो एक का लेंथ 10 है और एक का लेंथ 5 है तो टोटल एडिशन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर दोनों की दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर है, ठीक है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर है तो दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम करो या सम करके मैग्नीट्यूड कर दो, सेम आएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखिए इसको अपन और आसान बनाते हैं। जो लाल वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10 मान लो, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों सिंपली डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे। ब्लैक वाले का मैग्नीट्यूड अब मान लो 6, तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, देख सकते हो आप। और अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली ऐड करोगे, मॉड 10 प्लस मॉड 6, तो वो भी 16 ही आएगा। या अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे और फिर मॉड लोगे तो भी वो 16 ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि कभी भी मॉड z1 प्लस मॉड z2 अगर इक्वल आ जाए इसके z1 प्लस z2 के, एक बार और बोलता हूँ ना, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अगर मॉड z1 प्लस मॉड z2 के इक्वल आ जाए तो आप समझ जाना कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन। इज दैट ओके, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ ओरिजिन कोलिनियर, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ये इक्वालिटी कब आती है, जब z1 एंड z2 आर कोलिनियर। लिखते जाइए प्लीज, ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, धीरे धीरे क्लियर होगा। ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि Z1 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। हाँ हो सकता है, लेकिन उस केस में ये इक्वालिटी ट्रू नहीं हो जाएगी। बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लो एक बार, है ना। सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाकी क्लास को अगर समझ में ना आए तो इग्नोर करना, मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अगर आप बोल रहे हो कि z1 यहाँ आ जाए और सर z2 यहाँ आ जाए, ये बोल रहे हो ना कि दोनों हाँ सर, कि दोनों की दोनों आप बोल रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं नहीं, हाँ तो अरे तो एक, उस केस में क्या होगा मैं बता रहा हूँ। उस केस में क्या होगा ना कि ये हाँ वाला, समझे सर, फिर उसका वेक्टर वो माइनस हो जाएगा, नहीं समझे। उस, हाँ ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा ना कि ये वाली इक्वालिटी ट्रू नहीं होगी, फिर दूसरी वाली इक्वालिटी होगी। तो मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर इक्वालिटी है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर दो तरह से हो सकते हैं, कि दोनों की दोनों ओरिजिन के सेम साइड हो या दोनों की दोनों ओरिजिन के डिफरेंट साइड हो, एक ऊपर एक नीचे। अगर ऊपर नीचे हुआ ना तो एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर एक 10 है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड 6 है तो आप उसको -6 मानोगे। बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं रेड वाला जो मैंने यहाँ पे चिड़िया बनाया ना वो समझा रहा हूँ।
ये वाला जो चिड़िया है वो भी सेम रिप्रेजेंट करता है, पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। Z1 and Z2 are collinear on the same side of origin। ये समझने में थोड़ा सा लोड लगता है, मैं जानता हूँ। सेम साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो Z1 and Z2 आर कोलिनियर। पहली बात तो कोलिनियर दो तरह से हो सकता है, सेम साइड हो सकता है या ऑपोजिट साइड हो सकता है। अगर सेम साइड हुआ तो ये वाली इक्वालिटी और ये वाली इक्वालिटी ट्रू होल्ड करेगी। मैं दूसरी वाली इक्वालिटी आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज देखिएगा, है ना। ये वाली इक्वालिटी को देखिए आप। मान लीजिए कि ये रहा आपका Z1 और ये रहा Z2। सेम फिगर है जो ऊपर बनाया था मैंने। Z1 को मैं रेड बना देता हूँ, Z2 को, सॉरी, इसको रेड बना देते हैं और इसको ब्लैक बना देते हैं। अब आप है ना समझिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दोनों का डायरेक्शन एकदम सेम है, तो दोनों का आप है ना मैग्नीट्यूड भी आप प्लस प्लस मान लो। ये 10 है और ये 6 है, प्लस 10 प्लस 6। आप मेरे को बताइए दोनों का डिफरेंस अगर आप करते हो फिर बाद में मॉड लेते हो तो क्या होगा? 10 प्लस 10 माइनस प्लस 6, फिर मॉड ले लो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर आप क्या करो, दोनों का मॉड ले लो और फिर डिफरेंस करके देखो। तो Z1 का मॉड कितना है बच्चों? 6, ठीक है। Z2 का मॉड कितना है? 10। 6 माइनस 10 कितना हुआ? -4। और एक बाहर मॉड लगा हुआ है, उसको भूल मत जाना है, क्योंकि हम जनरली बड़े में से छोटा घटाते हैं। यहाँ पे छोटे में से बड़ा घट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, -4 का मॉड +4 हो जाएगा। तो ये +4 और -4 दोनों जगह आ रहा है LHS RHS में। कब आ रहा है वो? इस केस में आ रहा है जब आपके पास Z1 और Z2 कोलिनियर हो। अब देखिए 100 बात की एक बात, द फाइनल समरी इज कि अगर आपको कभी भी ये वाली शक्ल दिख जाए कि mod Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2 इक्वल टू, अगर इक्वल टू दिख जाए तो आप समझ जाना कि Z1 Z2 आर कोलिनियर ऑन सेम साइड। और अगर आपको ये भी दिख जाए ना कि इक्वल है तो भी आप समझ जाना कि Z1 Z2 आर कोलिनियर ऑन सेम साइड ऑफ ओरिजिन। आगे बात समझ में? अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अब बचा क्या अपने पास? डिफरेंट साइड ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट बचता है। तो ये ग्रीन वाला जो है ना, अगर ये ग्रीन वाली इनइक्वालिटी आती है तो आप क्या बोल दोगे? ग्रीन वाले के लिए Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए मेरा काम हमेशा होता है कि आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना। यहाँ तक चीज़ें जो है ना वो मुश्किल है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें आसान है, तो मैं उनको आसान बना देता हूँ। हमेशा मैं आपको ट्रिक देता आ रहा हूँ, तो आज भी एक ट्रिक दूंगा। एंड दैट ट्रिक इज नॉट वेरी स्पेशल, वैसी कोई एकदम हाई फाई ट्रिक नहीं है, लेकिन अपना काम हो जाएगा। पहले तो ये ग्रीन वाला जो मैंने आपको समझाया इसको अपन देखते हैं। देखिए अगर एक वेक्टर ऊपर है और एक वेक्टर नीचे, तो डेफिनेटली अगर ऊपर वाले को आप +10 कहना चाहते हो, डायरेक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों का जो सेंस ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, एक आगे एक पीछे, तो डायरेक्शन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है तो ये वेक्टर को 10 कह देता हूँ, और इसको, इसका मैग्नीट्यूड 6 है तो इसको -6 कहेंगे अपन, क्योंकि दोनों का उल्टा उल्टा डायरेक्शन हो गया। दोनों सेम होता तो दोनों को +10 +6 कह देते। चलिए काम की बात देखते हैं। आप दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा? Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस, अरे लो तो सही, 10 माइनस -6, ठीक है, और उसका एक मॉडुलस लेना है। क्या ये RHS के बराबर आएगा? देखो पहले वाले का मॉड लो, mod 10, प्लस दूसरे वाले का मॉड लो, mod -6। तो mod 10 कितना? 10 mod -6 6, 10 + 6 6, और यहाँ पे 10 माइनस -6 मतलब 10 + 6 का मॉड, दैट विल बी 16। तो 16 इज इक्वल टू 16 आ रहा है, मतलब इक्वालिटी होल्ड कर रही है। मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये शक्ल दिख जाए तो आपको ना याद रखना पड़ेगा। अब आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर आपने तो बोला था मैथ्स में याद नहीं रखना पड़ता है। मैंने आपको ये भी बोला था कभी कभी आपको याद रखना पड़ता है। तो ये चैप्टर में है ना वो कभी कभी के बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे, आपको इसमें बहुत सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा, बट मैं आपको एक चीज़ें आसान बना के दूंगा ना, डोंट वरी। अगर आपको ये दिख जाए कभी भी तो आप समझ जाना कि ऑपोजिट कोलिनियरिटी का केस है, मतलब mod Z1 माइनस Z2 अगर दिख जाए दोनों के इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस के बराबर, सॉरी सम के बराबर, तो आप समझ जाना कि ये वाला केस है, ठीक है। और ये वाला आप खुद से करके देख लो, क्या दिक्कत है? इसमें भी आप पुट करके देखो ना, एक को 10 डालो, mod 10 माइनस mod -6, और यहाँ पे देखिए 10 - 6, 10 + -6, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इधर 4 और इधर भी 4 आ रहा है आराम से, 10 - 6 4 4 4 बराबर है। यार देखो
मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अब आपको शक्ल याद रखना है। नाउ कम्स द मेमोरी वाला पार्ट। तो मेमोरी वाला पार्ट कैसे करेंगे मैं आपको फटाफट याद दिलाता हूँ। यहाँ तक सबने लिख लिया? ठीक है, ये सब रफ रफ में करके मैंने आपको बता दिया। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब तीनों पॉइंट, कौन कौन से तीनों पॉइंट, Z1 Z2 और ओरिजिन कोलिनियर हो। कोलिनियर दो तरह से हो सकता है, एक सेम साइड कोलिनियरिटी होती है, एक ऑपोजिट साइड कोलिनियरिटी होती है। तो सेम साइड वाले ये रेड वाली चिड़िया होंगे और ऑपोजिट साइड वाले ये ग्रीन वाली चिड़िया होंगे। ठीक है, याद कैसे रखे सर? देखो अगर आपको एज ए बिगिनर याद रखना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ना। देखो तरीका ये रहेगा कि आप पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी को विद इन 5 सेकंड्स लिख सकते हो। क्या फर्स्ट एंड सेकंड इनइक्वालिटी लिख सकते हो 5 सेकंड के अंदर अंदर दोनों इनइक्वालिटी? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है? पहली बार में आपको लिखना है दोनों का सम मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 लिखा। फिर दूसरी बार में दोनों का डिफरेंस लिखना है, लिखा, लिख दिया। और ये सब सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीच में क्या आता है, एक बार Z1 Z2 के सम का मॉड और Z1 Z2 के डिफरेंस का मॉड। ये आ गई ट्रायंगल इक्वालिटी। यहाँ पे एक मॉड और लगाना पड़ता है क्योंकि डिफरेंस है, हमको नहीं पता कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। ये हो गई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आपने ये तुरंत लिख लिया। मान लो आप जेईई का पेपर दिख रहे हो, आपको ये शक्ल दिख गई, आपको शक हो रहा है कि ये सेम साइड होता था या डिफरेंट साइड। आपको इतना याद है कि ये दोनों सेम साइड होता है। आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखी, आपको तुरंत समझ में आया कि अच्छा दिस इज सेम साइड कोलिनियरिटी, दिस इज सेम साइड कोलिनियरिटी। बार बार अपन वो नहीं कर सकते ना 10+6। खैर प्रैक्टिस के साथ वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम साइड कोलिनियरिटी हो गई। और ये दूसरा वाला क्या हो गया, ऑपोजिट साइड कोलिनियरिटी, है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा मैं आपको यही वाला तरीका बताऊंगा। सर बोलो। सर मैं एक ट्रिक बताऊँ ये याद रखने का? हाँ बताओ। सर उस जिसमें सेम साइन होगा ना बीच में, वो सेम साइड, और ऑपोजिट साइन होगा तो ऑपोजिट साइड। जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस तो सेम साइड हो गया। और ये अच्छी बात बताई यार आपने, गुड। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। देखो ये दोनों में आपको क्या दिख रहा है, बीच में प्लस प्लस साइन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस माइनस साइन है। तो दोनों को आप क्या बोल सकते हो कि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन कोलिनियर। समझ, भावनाओं को समझो, कोलिनियर ऑन द सेम साइड, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस का साइन है। और ग्रीन वाला जो भी पार्ट बनेगा, मैं उसको शेड नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाओ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना। और इधर भी देखेंगे, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो वो अपोजिट साइड हो जाएगा। बाकी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको देखता हूँ। होमवर्क होमवर्क नहीं, क्लास में करेंगे अपन। इफ Z1 एंड Z2 क्या हुआ, अभी तक स्क्रॉल करके दिखा नहीं, दिखाऊंगा मैं स्क्रॉल करके, टाइम पे आना चाहिए क्लास में। इफ Z1 एंड Z2, अभी आप बाद में देखना है ना, अभी तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ पढ़ा दिया है मैंने। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा तो समय लगेगा। ठीक है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो, नॉन जीरो कुछ भी नहीं अभी खास बताया, कल तक जितना लिखा था वो लिख के रख लो। ठीक है, टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा कवर कराना है यार, और आप लोग जो है काफ़ी लेट लेट ज्वाइन करने लगे हो, सच दैट। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिखा है, क्या लिखा है, देखो मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। चमका कुछ? हाँ, एक पेज लीव कर दो। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, जो बच्चा इसको ओरली बता देगा, समझ जाओ उसकी एक चॉकलेट पेंडिंग। ठीक है, हमारी फिजिकल क्लास चालू हो सकती है, होते ही आपको चॉकलेट दे दूंगा। ठीक है, ओरली बताना है और एक्सप्लेन भी करना है कि सर ऐसा सोचा है। 5/2 माइनस 5 0 एंड अनम्यूट करके बताना सर है। हो हाँ बताइए। हाय सर जीरो जीरो आ रहा है। पाया ही नहीं। अरे यार इतनी सारी चॉकलेट ये आ रहा है। चलो ठीक है, वैसे 0 आ रहा है, ठीक है, सही है। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? कर दो। सर तो यहाँ पे दिख रहा है ये कोलिनियर ऑन सेम साइड है, गिवन है। तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस
आर्ग्यूमेंट Z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 जो कि सेम आ जाएगा, इक्वल है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 इज 0। ठीक है, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 करने की भी जरूरत नहीं होगी, अपन उसको और डायरेक्टली सोच सकते हैं। एक और स्टेप में डायरेक्ट करके बता सकता हूँ। कोई और ट्राई करना चाहेगा? मतलब किसी के पास कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मेरा सॉल्यूशन बेहतर है तो मुझे बता दो। सर वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 तो फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 आ जाएगा और 0 ही आएगा। 1 क्यों आएगा? कोलिनियर है, सेम थोड़ी। हाँ भाई हाँ साहब, हाँ हाँ, कोलिनियर। 2 मिनट सर, मैंने वैसे कुछ तो गलती कर दी थी। दोनों सेम थोड़ी ना है यार। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक आगे एक पीछे होगा बट सेम लाइन में। सोचिए सोचिए, आप लोग सही सोच रहे हो, थोड़ा सा है ना चुप कर रहे हो। आंसर सही आ रहा है आपका? आंसर इज 0, डेफिनेटली 0। मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहली तो वो बात। वेक्टर से ही ना? हाँ, वेक्टर से सोचो आप। हाँ, तो वो एंगल दोनों का भी थीटा एक ही रहेगा। यस, बस वही तो सुनना था। दोनों का आर्गुमेंट सेम रहेगा तो डिफरेंस 0। एंड ऑफ द स्टोरी। पहली बात तो ये वाली शक्ल दिखी ना, तो मैं आपको साइड में लिखवाऊंगा। ये सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आप 4-5 महीने बाद करोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा आपको, फिर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इनफैक्ट कोई लिखवाता नहीं है। मैं अपने एज ए स्टूडेंट लाइफ में क्या करता था, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हिंदी में लिख देता था। सर जो भी बोलते थे ना, देखता स्क्रीन में था और लिखता इधर था नीचे। तो आप लोगों को भी वो करना चाहिए बाय चांस। लेकिन अब मैं शराफत के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको ये देखिए mod Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू mod Z1 प्लस Z2, जाहिर सी बात है कि दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे होंगे। तो या तो फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी अभी, ये वाला चीज़ हो रहा है, तो क्या बोलोगे आप? दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन। दिस इम्प्लाई Z1 Z2 आर कोलिनियर ऑन सेम साइड ऑफ ओरिजिन। Z1 and Z2 are collinear on same side of origin। ठीक है, तो सेम साइड ऑफ ओरिजिन पर कोलिनियर। तो अगर आपको ओरिजिन Z1 और Z2 ये 3 पॉइंट्स है अपने पास, Z1 और Z2। मेरे को ये बताओ Z1 वेक्टर का एंगल कितना बन रहा होगा? मान लेते कुछ भी अल्फा, Z2 का भी अल्फा बनेगा जस्ट बिकॉज दे आर कोलिनियर। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो जाएगा अल्फा एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 भी हो जाएगा अल्फा, है ना? तो दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 इज 0। ठीक है, दैट इज अल्फा माइनस अल्फा 0। हाँ, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर डिवाइड करोगे ना तो 1 ही आएगा, वो गलत तरीका है सोचने का। ओके, चलो देखो, मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको दिया हुआ है कि Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, चलेगा, एंड mod Z2 इज इक्वल टू 7। सर एक डाउट था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आएगा, पर फिर वो 1 नहीं होगा ना क्योंकि दोनों सेम थोड़ी है। नहीं तो होगा, फिर 1 नहीं होगा। 0 कैसे आया उससे? अरे सिर्फ 1 का ही थोड़ी ना आर्ग्यूमेंट 0 होता है भाई। हाँ, एक नंबर 1 ही है क्या जिसका आर्ग्यूमेंट 0 होता है? 1 मतलब क्या? 1,0 भाई, 2,0 भी होता है, 3,0 भी होता है। उनके बीच में लाखों करोड़ों नंबर, कुछ हो रहा होगा उसमें से। Z1 अपॉन Z2 डेफिनेटली प्योरली रियल नंबर आया होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। अब वो क्या रियल नंबर होगा, वो जरूरी नहीं है कि 1 हो सकता है कि वो 2 हो सकता है वो 3 हो। मैं आपको डायरेक्टली एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, अगर ये वेक्टर P वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर जो होगा ना, ये वाला, ये डेफिनेटली उसका लैम्डा टाइम्स होगा। दूसरा वेक्टर अगर Q है ना, तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर P। और जब आप डिवाइड करोगे P और Q को तो लैम्डा ही बचेगा। अब ये वाली चीज अपन ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ना है फ्यूचर में, क्योंकि ये फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे पता है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उन दोनों में बस एक कांस्टेंट का फर्क होता है। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, जब डिवाइड करेंगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट एक रियल नंबर होगा, और रियल नंबर का आर्गुमेंट हमेशा 0 होता है। ऐसे आप सोच सकते हो एक चीज, है ना? बट 1 नहीं आएगा, जरूरी थोड़ी 1 आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चमका थोड़ा थोड़ा कुछ। हाँ सर। लिखिए अगला वाला, फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z1 प्लस mod z2। मैं क्या सोच रहा था कि आप लोगों को है ना एक आध हफ्ते तक रिकॉर्डिंग्स दो ही ना, ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग्स के भरोसे ही ना रहो, लेकिन फिर वो थोड़ा हार्श हो जाएगा। कभी कभी क्या जेन्युइन रीज़न होता है। कुछ बच्चे एकदम 100% रिलाई करने लगे रिकॉर्डिंग्स पे। फिर आ जाओ इधर वापस, क्या लिखा है z1 है 3 - 4 आया होगा और mod z2 दिया है 7। ये अपने PYQs का क्वेश्चन है उसी की तरह से, है ना। 2 and 12, अच्छा, नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। देखो हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि mod z1 प्लस mod z2 ये किससे छोटा होता है, दोनों के सम से और दोनों के डिफरेंस से। कौन दोनों, mod z1 और mod z2 का सम और mod z1 और mod z2 का डिफरेंस। ये मेरे को रट गया है ना, मुझे याद हो गया है, तो आपको भी याद हो गया होगा, है ना। और अपने को पता है कि ये दिखते ही आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी सोचना है, mod z1 माइनस mod z2। अब मैं आपको है ना एक सबसे अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो आपको जनरली सोचने में नहीं आएगी। क्या है ना, यहाँ पे लिखा है mod z1 प्लस mod z2। ये देखकर आप शायद 3-4 महीने बाद कभी जज नहीं कर पाओगे कि किस चीज का क्वेश्चन है। आप भूल जाओगे शायद कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है। तो आपको लिख लेना चाहिए कि whenever you see mod z1 plus mod z2 या mod z1 minus mod z2, आपको पता हो जाना चाहिए कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए mod z1 plus mod z2 दिस इज लेस देन इक्वल टू, दोनों का मॉड पता है अपने को। अरे इसका मॉड तो यार फ्री में दिया हुआ है, देखो क्या हो जाएगा 9 और 16 5, ठीक है, मतलब 25 आएगा 5 प्लस 7 और ये आ जाएगा मॉड ले लेना है ना 5 माइनस 7। तो बेसिकली अपने पास रेंज आ जाएगी 2 से लेकर 12 तक। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे mod z1 माइनस z2 पूछ लेता बाय चांस, तो क्या आप बता पाते? बिल्कुल बता लेते ना। अगर मैं आपका mod z1 माइनस mod z2 पूछता तो भी आप बता देते। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 से 17 के बीच में इसका रेंज आएगा, वो अपन ने बताया। z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आएगा, ठीक है, और z2 दिया हुआ है, z2 का मॉड आपको दिया हुआ है 7। फाइंड, ये वाला देखते कौन बताता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस z1 माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस z2। ट्राई करो, काफी आसान है एकदम से। अगले वाले में एकदम हाईएस्ट डिफिकल्टी हो जाएगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगला वाला और डिफिकल्ट हो जाएगा। नाइन एंड 19, अच्छा सही है, गुड, बहुत बढ़िया। देखो बीच वाला जो आइटम है ना, इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो पहले अपन ने ये लिखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या पता चल रहा है अपने को कि दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ, दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी का आइडिया देता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी? वो ये होता है कि दो वेक्टर्स का डिफरेंस ले लो या सम ले लो। ये अब जो z2 है ना वो पूरा का पूरा 2z2 हो गया, तो इधर उधर में लिख सकता हूँ कुछ। पहली बार में क्या आता है, दोनों का मॉड का सम, तो यहाँ पे 2z2 लिखेंगे और दोनों के मॉड का डिफरेंस। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको लोकस पढ़ाऊंगा इसके बाद। लोकस ऐसा टॉपिक है ना जिससे सारे क्वेश्चन जेईई में वहीं से आते हैं, सारे के सारे लोकस। हाँ जी, तो पहले वाले का मॉड कितना है 5, दूसरे वाले का मॉड कितना है, अपने को तो 7 मॉड पता है लेकिन अपने को 2 टाइम्स करना है, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
सही बात है ना, गिवन है यार, है ना, जो गिवन है उसके बारे में कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। 2 टाइम्स Z2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 14 का मॉड, तो कितना -9 मतलब +9, और ये हो जाएगा Z1 माइनस 2 Z2 लेस देन इक्वल टू 19। So this should give you an idea of triangle inequality। कब तक याद रखोगे इसको? ठीक है, ये यहाँ पर भी आप क्या कर लो, मेरा बस यही मानना है कि जेई क्लियर करने के लिए ना सेकंड टच बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टच तो आपका अच्छा होनी चाहिए, पहली बार में आपको चैप्टर आना चाहिए, लेकिन दूसरी बार में जब आप उसको रिवाइज करो ना तो आपको एकदम ऐसा लगना चाहिए कि सब आता है। तो सेकंड टच अगर अच्छा हो गया ना तो सब अच्छा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, थोड़ा भयानक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एकदम जेई एडवांस से भी ऊपर, ट्राई करते हैं अपन इसको। मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z, 2 लिखा है ऊपर और नीचे z लिखा है, सेम सेम दिख रहा होगा, मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए इफ द रेंज ऑफ mod z is a comma b, then find the value of a plus b। कर पाओगे इस क्वेश्चन को? then find the value of a plus b। 919। चलिए, आप लोगों का किस किस का आया था? रिचा, अद्वैत, आर्या के। अच्छा, आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे है ना, कितनी अच्छी बात बताई मैंने। तो कल वेंसडे को अपन कुछ खास करने वाले हैं, अनदर क्विज। ठीक है, तो अब अपन वेंसडे टू वेंसडे क्विज रखेंगे लाइक अर्लियर डेज। अब आपका क्विज का टाइमिंग क्या होगा? ठीक है, क्विज का टाइमिंग क्या होगा सोचने तो दो थोड़ा यार। आपकी क्लास कब से होती है? 12:30 से होती है, 12:45 से होती है। ब्रेक मिलता है आप लोगों को बीच में कहीं? सर 1:45 से चालू होती है। 1:45। ठीक है, तो मैं आप लोग ज्वाइन बैक करो, फिर अपन डिसाइड करते हैं एक टाइम। 15-20 मिनट्स का क्विज रखेंगे अपन, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा सा। यस, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, या कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दिखे, तो इट इम्प्लाइज कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा 100%। आ रही बात समझ में? अगर आपको उसका रेंज वगैरह पूछने को बोल दिया जाए तो समझ जाना कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अगर रेंज वगैरह पूछ, इफ रेंज इज आस्क्ड, तो आप समझ जाना कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा यार पता तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन अपने को कैसे हिंट करे, देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर 2 आ रहा है, 2 गलत है। अरे आसान नहीं है ये इतना, आप इतनी जल्दी आंसर दे रहे हो। आप लोग 3 आ रहा है, बड़ी जल्दी दे रहे हो यार। देखो मैं समझ गया कि क्या सोच रहे हो आप लोग। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है z माइनस 2 अपॉन z, ये लिखा हुआ है। इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखनी है आपको, कैसे लिखेंगे? तो z माइनस 2 अपॉन z, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आ जाएगा मॉड z प्लस 2 अपॉन मॉड z। चमका? और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? मॉड z माइनस 2 अपॉन मॉड z। मेरे को रेंज निकालना है इसका, यहाँ पे एक और मॉड लेना पड़ेगा पहली बात तो। जितने मॉड आते हैं उतनी तकलीफ होती है,
तकलीफ को अपन देखेंगे बाद में। इसका वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन है, आंख खोल के देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन, इसका वैल्यू 1 गिवन है ना। तो बीच वाले का इस बार वैल्यू दे दिया गया है आपको। इस बार फाइंड द रेंज ऑफ मॉड z बोला गया है, मॉड z का रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू mod z plus 2 upon mod z greater than equal to mod z minus 2 upon mod z। चलेगा? हाँ भाई, आप क्या करें? अच्छा, एक चीज और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्या कर सकता हूँ, मॉडुलस को ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक द मॉड, मॉड 2 अपॉन मॉड z लिख सकते हैं इसको अपन, और मॉड 2 तो 2 ही होता है, तो इसका लफड़ा खत्म। अब यहाँ पे भी मॉड 2 ऊपर वाला जो होगा उसका लफड़ा खत्म कर दो, और नीचे क्या आ जाएगा, मॉड z आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड z आ जाएगा। अब देखिए मॉड z कितने बार आ रहा है, तो इसको कुछ बोल दो ना यार, मॉड z को आप कुछ कह दो, इसको आप k मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको k मान लेते हैं। तो क्या दिखेगा हमें एक ऐसा कुछ दिखेगा, k प्लस 2 अपॉन k इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और दिस इज k माइनस 2 अपॉन k का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। ये वाली जो रेड कलर से मैंने इनइक्वालिटी लिखी, बस आपको ये सॉल्व करनी, बस जरा सी इनइक्वालिटी। अगर आपने इनइक्वालिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वो पूरा प्रीलिप को सॉल्व किया होगा लास्ट ईयर, तो आपसे एक बार में आंसर आएगा फ्लॉलेसली। अगर आपने प्रीलिप को नहीं किया था या फिर इनइक्वालिटी आप भूल चुके हो, तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। ट्राई करो इसको सॉल्व करना। आपको k का रेंज निकालना है, डबल इनइक्वालिटी है, और उसके बाद भी एक मॉडुलस अभी भी बचा हुआ है। देखो आगे, इससे पहले कि आप गलती करो, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहली बात तो रफ में देखो, इधर हर कोई आगे देखो प्लीज, है ना। अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी ऐसी होती कि सम नंबर a इज लेस देन इक्वल टू, कुछ भी मैं एक रैंडम मान लेता हूँ ना, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है, डबल इनइक्वालिटी का मतलब? देखता हूँ किसको याद है। तो a का वैल्यू 1 से 2 के बीच में। अरे नहीं यार, इसको अपन कैसे ब्रेक करेंगे, सेट के फॉर्म में, यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में। सेपरेट कर देने का तुम। हाँ, इसको सेपरेट करते हो, बीच में क्या आता है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ a लेस देन इंटरसेक्शन। यस, बीच में एंड आता है, डबल इनइक्वालिटी में एंड आता है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के समझाया था लास्ट टाइम, है ना। मेरे को याद भी है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाली चीज जो बीच में एंड आता है, मैंने एज अ स्टूडेंट खुद से ही पता किया था, मेरे को बताया ही नहीं था किसी। क्वेश्चन सॉल्व करते करते डाउट्स है, तो फिर मैंने सॉल्व कर करके देखा कि अच्छा ये एंड आता है बीच में, मतलब दोनों का साथ में होना कंपलसरी है ना। एज अ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन होता है कि एंड आएगा या और आएगा, कुछ नहीं होता है, दोनों एक साथ होना कंपलसरी है भाई, कि 1 से भी बड़ा होना चाहिए और 2 से भी छोटा होना चाहिए, तो दोनों के बीच में एंड आएगा, ये आपको सॉल्व करना। तो अब यहाँ पे देखिए, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये एक तरफ लिख दो, k प्लस 2/k, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, एंड ये वाली चीज जो आ जाएगी ना, 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू k माइनस 2/k। ठीक है, यहाँ तक लिख डालो। अब आपको ये दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। mod x लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता था, देखते हैं किसको याद है। x belongs to -1 से 1। याद है, करो। और क्या, ये LHS RHS के एंड की इधर और एंड की उधर, दो इनइक्वालिटी लिखी, दोनों को सॉल्व करना है, फिर फाइनली आपको इंटरसेक्शन लेना है। कितना आसान है, आना चाहिए आपका आंसर।
सर आंसर 3 है ना? एक वैल्यू नहीं आएगी, रेंज आएगा पूरा। नहीं मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। हाँ के का रेंज आएगा, के का एक वैल्यू नहीं है, मतलब मॉड z का। ए प्लस नहीं है, ए प्लस भी पूछा है सर। अच्छा ए A+ प्लस भी भी पूछा मैं ऐसा बता है रहा हूँ। क्या? हाँ फिर ठीक है 3 आएगा, मेरा एक्चुअली वहाँ ध्यान ही नहीं गया। सही कह रहे हो आप, है ना, बढ़िया। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले किसको करें बताइए, ये आसान है ना, आसान वाला पहला कर लेते हैं। तो के स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो अपॉन 2 है इसको इस तरफ भेज दो, है ना, इसको इस तरफ भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में फर्क भी नहीं पड़ेगा। और अपॉन के ना, ओह सॉरी, अपॉन के, फिर अपन इस तरफ नहीं भेज पाएंगे। देखो फिर क्या होगा, हाँ फिर भी भेज दो, क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो पॉजिटिव है, के क्या है, मॉड z, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 2, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो बताओ क्या आएगा फैक्टर, एक आ जाएगा आपके सामने के माइनस 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा के, अरे यार डी नेगेटिव है इसका। स्क्वायर माइनस 2 सी, हाँ सही बात है, इसका डी नेगेटिव है, डी लेस देन 0 है, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डी नेगेटिव 0 मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए के बिलोंग्स टू आर आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एकदम बाउंसर खा गए होंगे कि ये कैसे लिख दिया सर ने, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा होगा। यही होता है आपकी मेमोरी का खेल, जबकि हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही पढ़ा है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब उसके रूट्स ही नहीं है यार, और रूट्स नहीं तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा लटका हुआ ग्राफ रहेगा उसका, हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल के लिए y जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप ये समझो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो y होती है, ये हमेशा पॉजिटिव। आपको पूछा है कि व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, तो ये हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के का आप कुछ भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ से तो k बिलोंग्स टू r आ रहा है, इसको आप संभाल के रखना है ना। इधर देखते हैं, मॉड मसाला लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, मसाला इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें सॉल्व इसको, अब फिर से डबल इनइक्वालिटी आ गई सर। आपने अभी अभी हमको सिखाया कि डबल इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों को स्प्लिट कर देते हैं और बीच में एंड होता है, तो फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर से एंड आएगा, और एक एंड यहाँ पे पहले से चल रहा है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था 3 इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लेकिन अगर जिसने थोड़ी भी इनइक्वालिटी समझी है बचपन में, उसके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको देखो करके बताता हूँ एक बार में, के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, ये ले लिया मैंने पहला वाला, और दूसरा वो ले लिया, के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लो, के को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बेहद आसान आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बनेंगी। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड के स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू के। यहाँ पे बनेगा आपके पास के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड के बिलोंग्स टू आर। ऑल्दो मेरे को ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि के बिलोंग्स टू आर, इसका इंटरसेक्शन आप इनके साथ लोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसका फैक्टराइजेशन बताओ यार मुझे, है ना, इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, के प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, के प्लस 2 इंटू के माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू इसका क्या आ जाएगा, के माइनस 2 इंटू के प्लस 1, चेक कर लेना प्लीज, लेस देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा के बिलोंग्स टू आर। 3 इनइक्वालिटीज आ रही मेरे पास। ठीक है, क्या अपन ने बचपन में वेवी कर्व मेथड पढ़ा था राइट। तो ये वाला बताइए सबसे पहले, मैं लिखता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा के बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट बोथ इंक्लूडेड, तो छोटा रूट -1 बड़ा रूट +2 बोथ इंक्लूडेड आ गया। इज इट ओके? यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ग्रेटर देन चाहिए आपको। अब ग्रेटर देन में क्या होता है, बहुत इजी होता है, के बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट, व्हाट इज छोटा रूट यहाँ पे -2, क्लोज यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, और ये k बिलोंग्स टू r। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना तो ओरली भी ले सकते हो, बट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। -2 और 1, -2 1, -1 1 एंड 2 चेक करेंगे, है ना। सबसे पहली बार बोल रहा माइनस इन्फिनिटी से -2, डार्क सर्कल आएगा -2 पे, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, -1 टू -2, ठीक है, और k बिलोंग्स टू r मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर, k बिलोंग्स टू 1 से 2। अब 1 पे देखिए क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ पर एक भी हॉलो नहीं है, तो कोई डर की बात है ही नहीं, ना ही 2 पे एक भी हॉलो है, ठीक है। तो k बिलोंग्स टू 1 टू 2। आपको बताना था कि अगर इसकी रेंज a से लेकर b तक है तो इनका सम क्या होगा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, therefore a plus b is equal to 1 plus 2, that is 3, ठीक, लिख लो यहाँ तक। मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी थी आज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, पूरा इनइक्वालिटी एक बार में रिवाइज हो जाएगा आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें पार्ट इतना ही था बस, इसके बाद से पूरी इनइक्वालिटी। इसलिए मैं लास्ट ईयर इतना चिल्लाता था कि प्रीलिप को आप सॉल्व नहीं करोगे तो आगे जाके पूरा 12th आपका बर्बाद हो जाएगा, है ना। बट मेरे को पता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने मेहनत करी, और जो जो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं वो अभी रिवाइज कर लो ना, क्या दिक्कत है। सर वो z-2/z का मॉड इक्वल टू 1 देखा ना मैंने, तो z इज इक्वल टू 1 किया तो z इक्वल z पर आया मेरा पहले। बात क्यों ला रहे हो, बात की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी अपने को मॉड z से डील करना है। आपने क्या कर दिया यहाँ पे, z मॉड z स्क्वायर आ गया तो इसमें z बार बोल दिया, है ना। नहीं नहीं सर, उसकी नहीं, वो नहीं, जो स्टार्ट में है ना, तो आपने एक्सप्लेन करने से पहले वो मॉड ऑफ z-2/z इक्वल टू 1 दिया है ना। अच्छा, इसका इसका और इसका तो बार मैंने ले लिया। z पर, अच्छा, हाँ देखो क्या बोल रही तुम्हारी मम्मी, z-2/z का बार। तो यार सोचने तो दो, मेरे को नहीं लगता उससे कुछ खास फायदा होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, बिकॉज आपने क्या करा होगा कि z इंटू z बार, है ना। z बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर ऑफ, इसी का मॉड क्या है, उसका स्क्वायर लेना, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई कर दो z बार फिर से मॉड z स्क्वायर हो जाएगा विवेक, यहाँ से भी देखो z बार। अच्छा z अपॉन z बार, पर वहां से रेंज नहीं आ रहा, कुछ अलग ही आ रहा है। नहीं आएगा, समझ गया, क्योंकि एक बार ये वाला टर्म फंस रहा है ना यार, z इंटू जेड बार, z अपॉन z बार। आई डोंट नो इसका क्या करेंगे। सर मैं वही बोल रहा हूँ, z इक्वल टू z बार आ रहा है एंड में, z और z बार आ रहा है क्या, उससे भी अपन कुछ नहीं कर पाएंगे ना यार, सोचो z और z बार आ रहा है तो फंस जाओगे उसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा। हाँ सर। रेंज निकालना है तो आपको इनइक्वालिटी ही यूज करना चाहिए। मैंने आपको बोला ये व्हेनेवर द रेंज इज आस्क्ड, इसलिए आपको डायरेक्शन में पहले ही बता देता हूँ ताकि आप गलत डायरेक्शन में ना जाओ। ये सब लिखने का वही रीज़न होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका और दूसरा तरीका नहीं है। मैं आपको अभी बताऊँ, इसको आप है ना ज्योमेट्री से भी करने का सोचोगे कुछ दिनों बाद, या आज ही आपको मैं अभी थोड़ी देर में ज्योमेट्री सिखाऊंगा, हो सकता है आप ऐसे सोच लो। तो क्या होता है ना कि डायरेक्शन फिक्स करने के लिए मैं कई बार लिख देता हूँ कि कभी भी आपको रेंज पूछा गया हो तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सोचो, इन सब का रीज़न होता है। अब आपने जो बताया उसके हिसाब से मैंने सोच के देखा, नहीं आएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जो मॉडुलस होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो मेरे साथ लिखिए, जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडुलस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडुलस,
इसका मतलब क्या होता है, ये जो टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है इसके अंदर ना दो चीज़ आती है। क्या क्या आता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ना एक आता है डिस्टेंस फार्मूला, लिखते जाइए प्लीज। एक पढ़ना है अपने को डिस्टेंस फार्मूला और एक पढ़ना है आपको सर्कल। तो डिस्टेंस फार्मूला एंड सर्कल, ये दो चीज पढ़ेंगे अपन। देखते हैं आराम से। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ओके, अब आपका कंसंट्रेशन एकदम हाई होना चाहिए। ये टॉपिक जो है वो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वेक्टर आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपन ने मॉडुलस लिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस लिया है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब उसको अपन है ना वेक्टर के नजरिए से देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट देयर बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अगर मैंने इसको प्लॉट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मैंने इसको अगर प्लॉट किया तो मान लो x एक्सिस में x चले, y एक्सिस में y चले, तो अपने को एक पॉइंट मिला। ये जो पॉइंट है इसको अपन ने ज्वाइन करा ओरिजिन से, तो हमें एक वेक्टर मिला। उस वेक्टर को आप चाहो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। मतलब ये दो शक्ल वाली चीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है और ये वेक्टर भी होता है, एकदम उसकी पूरी हरकतें वेक्टर जैसी होती है। तो आप इसको एक वेक्टर भी मान सकते हो, एक्स प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉम्प्लेक्स नंबर भी मान सकते हो। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका कोऑर्डिनेट x, y, इसके मॉड का मतलब क्या होता है, इसका मॉड का मतलब होता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, इट कैन आल्सो बी रेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। इसको पॉइंट को p बोल देता हूँ, इसको o बोल देता हूँ। ये जो ओपी वेक्टर बनेगा, ठीक है। चलो पहले तो अपन देखते हैं कि मॉड z को अपन ऐसे देख सकते हैं, ये अपने को आता था कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। अब है ना एक ओपी वेक्टर अगर लिखना चाहोगे तो ओपी वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सर आपने वेक्टर क्यों लिख दिया, मैंने आपको बताया ना जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अपन हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये जो x कॉमा y पॉइंट है और ओरिजिन क्या है 0,0, दो पॉइंट से मिलाकर वेक्टर लिखते आते हैं ना, दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आई कैप, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जे कैप। नहीं सुन रहे हो आप लोग, फिर से सुनो, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आई कैप, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जे कैप, ये वेक्टर लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला इस वेक्टर का मॉड निकाल के देखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, आपको तो पता ही होगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो हमने देखा कि यार जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों की दोनों सेम है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, या तो आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, या बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड। दोनों तरीके से अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी अपन ने एक चीज सीखी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर की तरह मान सकते हो और उस वेक्टर का x और y कंपोनेंट वही हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का x और y कंपोनेंट है। और मॉड z का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आज से मॉड z का मतलब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपन दो तरीके से इसको समझ सकते हैं आज से। लिखिए, अब मैं आपको है ना ये केस 1 बता रहा था मॉड z, अब केस 2 बताने वाला हूँ। केस 2 होता है मॉड ऑफ z2 माइनस z1। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। इसके सामने अपन बस एक अंग्रेजी में लाइन लिख देते कि दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है।
एक और तरीका इसको समझने का बच्चों, देखिए जो मॉड z होता है ना, इसको आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास तो सुपर पावर है। ओहो, सुपर पावर के भी लिमिटेशन होते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये मॉड z को आप ऐसे लिख सकते हो, z माइनस 0 का मॉड, आया समझ? क्या लिख सकते हो? अरे मॉड z को लिख सकते हैं ना z माइनस 0, तो इसको कैसे रीड करोगे? z का 0 से डिस्टेंस, जोर से बोलो अपने आप को, क्या लिखा है यहाँ पे? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पॉइंट होता है। अगर मैंने आपको 3 + 4 आयोटा दे दिया तो इट क्लियरली रिप्रेजेंट्स द पॉइंट 3, 4 ऑन आर्गेंट प्लेन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 से डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस जो है दैट हैज बीन गिवन यहाँ पे। तो अगर आपको मॉड z दिया तो आप क्या ऐसे भी बोल सकते हो कि z का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है? मतलब इस तरीके से भी अपन सोच सकते हैं, क्योंकि वो आइडिया मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। तो अपन यहाँ पर z2 माइनस z1 अगर अपने को दिया है, वी कैन थिंक अबाउट इट इन 2 वेज। पहला तरीका इसको सोचने का है, मैं आपको वेक्टर मेथड से भी बताऊंगा और कॉम्प्लेक्स नंबर की मेथड से भी बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की मेथड से बताता हूँ। ठीक है, अरे हाँ भाई पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नहीं नहीं प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। सुनो अब मैं आपको कुछ और बता रहा था। चलिए अपन इसका एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो मॉड z2 माइनस z1 लिखा है, समझते हैं इसको। एक पॉइंट मान लेते हैं P, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है z1 पॉइंट को, और एक पॉइंट मान लेते हैं Q, ये रिप्रेजेंट करता है z2 पॉइंट को। ठीक है, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस की बात छोड़ो, आप डायरेक्टली देखो कि P और Q को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक वेक्टर मिलेगा PQ। आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि वेक्टर निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है। अगर ये पॉइंट 3,4 है और ये पॉइंट 1,1 है तो कैसे निकालते हैं वेक्टर? x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट j कैप, ऐसे निकालते हैं ना, तो वेक्टर आ जाता है। उसी तरह अपन यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, ये 3,4 तो मैंने ऐसे ले लिया मस्ती मस्ती, q का जो कोऑर्डिनेट है माइनस p का कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस कर लो, तो आप इसका वेक्टर एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ। PQ वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो कि पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ Z2 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ Z1, आप ऐसे लिख सकते हो PQ वेक्टर को। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि Z2 में अगर 3 + 4 आयोटा है और Z1 में अगर 1 + 1 आयोटा है, तो क्या होगा, जो 3 और 1 है वो अपने आप एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे और आयोटा आयोटा वाले पार्ट अपने आप सब्ट्रैक्ट होंगे, तो i कैप j कैप अपने आप एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये PQ का वेक्टर जो है वो क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। और आप इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। मॉड Z2 माइनस Z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मतलब इस वेक्टर का लेंथ। और इस वेक्टर का लेंथ जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो, Z2 माइनस Z1 का मॉड, क्या लिख सकते हो, Z2 माइनस Z1 का मॉड। तो आज के बाद अगर अपने को ये वाली चीज दिखाई देती है तो इसको अपन कैसे रीड करेंगे कि Z2 का Z1 से डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसका वेक्टर एक्सप्लेनेशन ये वाला हो गया। ठीक है, वेक्टर एक्सप्लेनेशन से ही अपना काम हो जाएगा, है ना। तो अगर मैंने लिखा है कि Z2 माइनस Z1 का मॉड, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि Z2 का Z1 से जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप लिखेंगे मेरे सामने, therefore we can say that देखो मैं अभी लिखवाऊंगा आपको अंग्रेजी में। पिछली बार मैंने क्या बोला था, मॉड z का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे देख सकते हो, z माइनस 0 का मॉड। तो देखो इधर देखो, z का ओरिजिन से डिस्टेंस ऐसा लिखा हुआ है। इधर देख लो आप, Z2 का Z1 से डिस्टेंस। ठीक है,
मैंने आपको वेक्टर वाला जो चीज़ है इसलिए बताया है क्योंकि आपको एक और आइडिया मिल जाएगा कि हाँ वेक्टर कैसे इसमें एक्ट करते हैं। तो अपन बोलेंगे वी कैन से दैट mod z2 minus z1 mod z2 minus z1 represents distance of z2 from z1। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तीनों बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो जाता है? दो तरह की इक्वेशन होती है सर्कल में। ठीक है, एक पहली इक्वेशन और एक दूसरी इक्वेशन। थोड़ा दूर लिख दिया, मैं पास लिख देता हूँ। जो पहली इक्वेशन होती है सर्कल की वो क्या होती है? वो ये होती है कि mod z इज इक्वल टू r। और जो दूसरी इक्वेशन सर्कल की होती है वो ये होती है mod ऑफ z1 माइनस, ऐसा लिख देना, mod ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू r। एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। इसको रीड करो बच्चों, क्या लिखा है रीड करो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा r के बराबर है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस r के बराबर है। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो क्या? बिल्कुल। देखिए, ये ब्लैक वाला जो सर्कल है ना, इस पर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर सकते हैं? इनफाइनाइट। एवरी डॉट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा वो हमेशा r के बराबर आएगा, अगर ये सर्कल का रेडियस r है तो mod z इज इक्वल टू r क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अ सर्कल। अगर आपको अब देखना है कि कैसे ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो आप मुझे बताइए कि mod z जो है इज इक्वल टू r है ना। mod z को आप क्या लिख सकते हो? बाय फॉर्मूला यू कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r। ठीक है, मान लो ये z वेक्टर है, ठीक है, और ये o है, तो ये जो OZ वेक्टर बनेगा आपके सामने, या फिर ऐसा देख लो कि z का जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा दैट इज r, और वो ओरिजिन से डिस्टेंस आप मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करके इक्वेशन आएगी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? mod z इज इक्वल टू आर रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर as origin and radius is equal to r। आगे आते हैं इधर, यहाँ पे लिखा है mod z minus z1, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, पहले देख लो आगे, एक पॉइंट है अपने पास z1 फिक्स्ड पॉइंट, और एक वेरिएबल पॉइंट है हमारे पास z। ये पॉइंट को वेरिएबल मान लो। अब ये पॉइंट स्पेस में ऐसे मूव कर रहा है। पहली बात तो ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? z माइनस z1 के मॉड का मतलब क्या होता है? अभी अपन ने देखा था। z माइनस z1 के मॉड का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर भी अपन क्या बोल सकते हैं? z का जो z1 से डिस्टेंस आ रहा है, z का जो z1 से डिस्टेंस आ रहा है वो हमेशा r आ रहा है। तो ऐसे कितने z हो सकते हैं? करोड़ों। ये वाला z ले लो, ये वाला z ले लो, सबका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या आएगा? r आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि
z माइनस z1 का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस के बराबर है। इसका कोऑर्डिनेट मैं x, y मान लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू रेडियस के बराबर। तो आपके सामने एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर x1 y1 एंड रेडियस r। तो आप फाइनली लिखोगे देयरफॉर z माइनस z1 का मॉडुलस represents equation of circle with center z1 and radius r। तो क्या समझा अपन ने, जब भी मॉड आए तो उसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। मॉड में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लिखा है तो आप समझ जाना दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे यहाँ पर। और इसका आप है ना थ्योरेटिकली मीनिंग निकाल सकते हो कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस हमेशा r के बराबर है। ठीक है, और मान लो अगर ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है तो आप समझ जाना कि बीच वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर है और वेरिएबल पॉइंट जो है दैट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, एक ओरल क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फिर अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कितना टाइम बचा है एक बार किसी को दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। 4 मिनट 30 मेरे सेकंड्स। से कुछ पटांग दिख रहा है। चलो कोई नहीं। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying z is any complex number satisfying mod z minus 3 minus 2 iota is less than equal to 2, then the minimum value of modulus 2z minus 6 plus 5i is, ठीक है, ये बताना है आपको। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, जिसको उस समय IIT JEE कहते थे। 2011 में आया था क्वेश्चन, सब्जेक्टिव 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, एकदम लड्डू। सबको बोला था कि फ्री का लड्डू एक खा लो। क्या आप इसको बता सकते हैं? दिस इज एन ओरल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ z माइनस, और ये क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। पहला वाला लिखा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा ये देखो, ये एक ऐसा z है जिसका 3,2 से डिस्टेंस, 3,2 से डिस्टेंस जो है हमेशा 2 से छोटा है या बराबर है। क्या आप ये बता सकते हो कि क्या क्या ये व्हाट इज दिस, क्या मतलब है इसका? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं आपसे पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बता दो। तो ये एक ऐसा सर्कल का इंटीरियर रीजन है जिसका सेंटर 3,2 है। 3,2 इज द सेंटर एंड रेडियस इज 2। अगर इक्वालिटी होती तो रेडियस 2 होता। तो ये सर्कल जो है ना एक्स एक्सिस को टच करता है। आप सोच कर देखो, सेंटर इज 3,2 एंड रेडियस 2 है, इसीलिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3,0। ठीक है, ओके। और ये दूसरा वाला क्या है, 2 कॉमन ले लो इसमें से बाहर, तो 2z माइनस 3 माइनस 5/2i। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, मैं आपको बस छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करना। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस सर्कल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस 3,2 से हमेशा 2 से छोटा है या बराबर। 2 से बराबर होता तो सर्कल होता। ये z कहाँ लाई करता, सर्कल पर, और छोटा है इसलिए अंदर लाई कर रहा है।
तो ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल कोई भी पॉइंट को आप z मान सकते हो। अब आपको ये वाले इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू एंड बाकी का अपन जो है कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको आज होमवर्क नहीं दे पाऊंगा, आपको आर्ग्यूमेंट के मैंने होमवर्क दिए थे, अपन कल देखेंगे, ठीक है। कल अपन पूरा लोकस 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 कर डालेंगे एंड मे भी अपना कल काफी खत्म हो जाएगा, बहुत कम सिलेबस बचा है अपना। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, आंसर 5 है क्या? 5 is the correct answer. Very good. कॉमन सेंस है क्योंकि 3,5/2 ये तो था। बस सर, हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने इससे नहीं किया था, वो जो रिलेशन दिया था ना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, बिल्कुल उससे वैसे किया भी कर मैंने। सकते हो क्योंकि रेंज मिनिमम मैक्सिमम पूछा है ना, वैसे भी कर सकते हो, चलेगा। अभी अपने पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको दोबारा रिजॉइन नहीं करवाता हूँ, लेट इट बी दिस वे एंड मिलते हैं हम लोग कल। फिलहाल आपका होमवर्क आज कुछ भी नहीं है, आज आपको नोट्स रिवाइज करना है सिर्फ, कर लोगे ना? ठीक है, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, कल अपन पूरा लोकस पढ़ेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।